हेलो एवरीवन, इस वीडियो से मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाला हूं। जितना इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंशिएशन था उतना ही इंपॉर्टेंट आपका इंटीग्रेशन भी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे टीचर्स आपका इंटीग्रेशन 1 से 2 दिन में वो खत्म करेंगे, बट दैट इज नॉट जस्टिस टू इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली जो जेई मेंस और जेई एडवांस क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनका इंटीग्रेशन बेसिक लेवल पर पूरा कवर्ड होना चाहिए। बेसिक लेवल का मतलब नहीं है कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको पता है तो हो गया, नहीं। बेसिक लेवल अगर मैं यहां पे बताऊं, जितना मैं पढ़ाने वाला हूं ना, वो सारा बेसिक लेवल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप एडवांस लेवल में चले गए, बिल्कुल गलत। मैं यहां पर जितना इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक लेवल होने वाला है, क्योंकि अगर मैं एडवांस लेवल पढ़ाऊं ना तो मुझे नहीं पता कि फिर एग्जैक्टली स्टूडेंट्स क्या कहेंगे। जो ना कहते हैं कि आप एडवांस पढ़ा रहे हो, तो मुझे नहीं पता फिर एडवांस लेवल को वो क्या कहेंगे। तो बेसिक इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए ताकि आप एचसी वर्मा के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सको, ताकि आप रेसिनिक हेलिडे या सिंगेज के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर सको। अगेन, अगर आप सिर्फ यहां पर फॉर्मूले याद रखोगे ना, उससे आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग जो है ना वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। आप चीजों को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगेन मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं इंटीग्रेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना मैं यहां पर लेक्चर्स में इंटीग्रेशन कवर करूंगा ना वो सफिशिएंट है, मतलब फिजिक्स के लिए वो पूरा सफिशिएंट है। उसके बाहर आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। तो वीडियोस आप कंटिन्यू इनको वॉच करोगे, अच्छे तरीके से फॉलो करते जाओ, इनको नोट्स वगैरह भी बनाते जाओ, ताकि आगे जाके जब कभी आप एचसी वर्मा के क्वेश्चंस या कोई हाई गुड क्वालिटी न्यूमेरिकल आप करो, तो वहां पर जब इंटीग्रेशन में आप अटक जाओगे ना, तो आप इंटीग्रेशन वाले पार्ट को रिपीट करोगे। आप देखोगे हमने किया होगा कवर वीडियोस में हर एक वो इंटीग्रल जो आपके आगे जाके क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। मैं स्टार्ट करता हूं। जो इंटीग्रेशन है, मैं बोल सकता हूं इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज ऑलरेडी नोन या हुज differentiation is already known। मैं लिखता हूं, आप देखते जाओ। मैं बोल सकता हूं it is the process of finding a function whose differentiation is already known। तो आप यहां पर इंटीग्रेशन में एक फंक्शन को फाइंड करने वाले हो, और इस फंक्शन का क्या देकर होगा आपको? इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको देकर होगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। डिफरेंशिएशन को आप बोलते हो ना कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन एक ही बात है ना। इंटीग्रेशन जो आपके पास है, इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नहीं, एंटी डेरिवेटिव। आपको क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। मतलब क्या है वहां पे क्वेश्चन का? कि आप गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने पे आपको एग्जैक्टली एक फंक्शन मिलेगा जिसका डिफरेंशिएशन जो है वो आपको देकर था। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो इंटीग्रेशन को मैं बोल सकता हूं कि यह आपका एंटी डेरिवेटिव है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब समझो, आपको एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देकर है, वो g ऑफ x होगा ना। आई कैन से g ऑफ x इज नोन, और इस डिफरेंशिएशन से अब आप क्या निकालने वाले हो? इस डिफरेंशिएशन से आप ये फंक्शन निकालने वाले हो। तो दैट मींस आपका f ऑफ x जो होगा ये आपका अननोन होगा। एक बार और, आप यहां पे इंटीग्रेशन करने वाले हो। इंटीग्रेशन का मतलब डिफरेंशिएशन से एक फंक्शन निकालना जिसका ना ये डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि f ऑफ x का डिफरेंशिएशन g ऑफ x है, इस वक्त आपका g ऑफ x नोन है। व्हाट इज नॉट नोन इज योर f ऑफ x। तो आप इस g ऑफ x से कैसे f ऑफ x निकालोगे? दैट इज इंटीग्रेशन। एक बार और, आप इस g ऑफ x से कैसे f ऑफ x फाइंड करोगे? दैट इज इंटीग्रेशन। अब देख लो मैं क्या करने वाला हूं। मैं यहां पर इस dx को यहां पे ट्रांसपोज करने वाला हूं। तो ये आपके पास बन जाएगा ना डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन ऑफ x, और ये किसके बराबर हो जाएगा? g ऑफ x इंटू dx।
अभी तक कहीं पे आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन, मगर आपको डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन नहीं चाहिए, आपको तो कंप्लीट फंक्शन चाहिए। एक बार और, ये आपके पास डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन है, आपको डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन नहीं चाहिए, आपको कंप्लीट फंक्शन चाहिए। तो कंप्लीट फंक्शन के लिए क्या करते हो आप? इंटीग्रेशन। तो आप दोनों साइड से यहां पर इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट जो है आप उसके लिए इंटीग्रल यूज करते हो, तो ये जो आपके पास नोटेशन है इट रिप्रेजेंट्स इंटीग्रल, इसको आप इंटीग्रल कहते हो, ये आपका इंटीग्रल है। अगर यहां से आपने इंटीग्रेट करा, यहां से भी आप क्या करोगे? आप इंटीग्रेट करोगे। तो अगेन आपको पता है कि डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन है, इस डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा? कंप्लीट फंक्शन। यही मैंने कहा था ना, तो आपने यहां पर डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन को क्या कर दिया? इंटीग्रेट। ये आपको कंप्लीट फंक्शन एफ ऑफ एक्स देगा। अब बहुत सारे आपको कहते हैं कि ये आपस में इन्वर्स होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, वो भी सही है, बट फिलहाल के लिए मैं तो एक राइट वे में यहां पर चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो आपके पास फंक्शन का डिफरेंशियल था, फंक्शन के डिफरेंशियल से आपको पूरा फंक्शन चाहिए, आपने इंटीग्रेट करा। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब है कि आपको पूरा एफ ऑफ एक्स मिलने वाला है, और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? इट इज इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब अगेन अब देख लो, दिस वॉज अननोन, और जो आपके पास जी ऑफ एक्स है यहां पे, दिस इज नोन। ये नोन फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको मिलेगा अननोन एफ ऑफ एक्स। कहने का मतलब इस फंक्शन को यहां इंटीग्रेट करने पे आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है? एफ ऑफ एक्स का। तो आप यहां पर इस नोन से इस अननोन को निकाल सकते हो। तो ये एग्जैक्टली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब चलो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेट अस एज्यूम मैं आपको बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं आपको बोल रहा हूं डिफरेंशिएट एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें तो मुश्किल नहीं ना होना चाहिए। अब देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पे, इट इज इक्वल टू, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर होता है? तो आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करो, तो आप पावर को डाउन कर दो, पावर किसके बराबर है? n प्लस 1। मुश्किल नहीं है अभी तक। तो आपका पावर आपने डाउन कर दिया, फिर लिख दोगे एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1, और फिर इस पावर को क्या करोगे? माइनस 1। पावर डाउन पावर माइनस 1। तो आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो? इट इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n, क्योंकि ये प्लस 1 और माइनस 1 जो है आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ना, आप समझो यहां पर, मैं बोल सकता हूं ना डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वल टू n प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर n। कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब फर्दर देख लो, मैं इस n प्लस 1 को नीचे ट्रांसपोज कर सकता हूं ना। आप आराम से स्टेप्स को आप फॉलो करो, आप देखो कि कोई ऐसा स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ये मत देखो एंड रिजल्ट कहां से लाया, एंड रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो फॉर्मूला के स्टाइल में आप याद रखोगे, बट फिलहाल के लिए देखो क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, n प्लस 1 दैट मींस पावर डाउन x रेज टू द पावर माइनस 1, तो ये इस स्टाइल का बन जाएगा। कहने का मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन हमें मिला वो हमें n प्लस 1 टाइम्स एक्स रेज टू द पावर n के बराबर आ रहा है। तो कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। अब कंटिन्यू देख लो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने n प्लस 1 को नीचे ट्रांसपोज किया, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई dx, इट इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n। चलो इस dx वाले पार्ट को यहां पे ट्रांसपोज करते हैं। अभी तक डाउट मत है कहीं पे, मैंने इसको ट्रांसपोज वहां पे कर दिया, तो आराम से देखते जाओ। मैं यहां पर अगेन लिख सकता हूं ना 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड दिस इज डिफरेंशियल ऑफ x रेज टू द पावर n प्लस 1। कहीं पे डाउट मत है। अब जरा फर्दर देख लो, इट इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n अपनी जगह पे, इस dx को यहां पे ट्रांसपोज कर दिया, तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, ये डिफरेंशियल पार्ट है एक फंक्शन का, तो दोनों साइड से क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तो चलो दोनों साइड से इंटीग्रेट करता हूं, दोनों साइड से मैंने इंटीग्रेट करा। अब समझो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एग्जैक्टली इंटीग्रेशन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं, कांस्टेंट को आप इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हो। तो चलो निकालते हैं। मैं यहां पर 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 को इंटीग्रल के बाहर निकाल रहा हूं, तो रहेगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ
डी एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन। तो आप यहां लिख रहे हो इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन इट इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स रेज टू द पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप चेक कर लो। अब एक सेकेंड वापस आ जाओ, देख लो। अभी हमने देखा कि अगर आपके पास डिफरेंशियल फंक्शन है ना, डिफरेंशियल फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करते हो आपको फंक्शन मिल जाता है, यही देखा ना। अब यहां पर जरा आ जाओ, आपके पास डिफरेंशियल फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन को अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ये इंटीग्रल और ये डी जो है, मैं बोल सकता हूं आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मैं लिख सकता हूं यहां पे 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और यहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नलिफाई करेंगे एक दूसरे को इफेक्ट को। मैं लिख सकता हूं एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n dx। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप मेमोराइज करोगे। अब इसको पढ़ते कैसे, एक बार सुन लो। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं एक्स रेज टू द पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं एक्स रेज पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1। आपको पावर को ऐड करना है 1 और डिवाइड किससे करना है, इसी पावर से n प्लस 1 से। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर n। तो कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। जरा एक एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखता हूं इंटीग्रेट एक्स रेज टू द पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x। एक एग्जांपल, पावर 3 है ना यहां पे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइड किससे करोगे, 3 प्लस 1 से। ये एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन है, एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन है, इट इज सिंपली इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी तक बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। अब यहाँ पर अगेन कुछ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे ताकि आप डिफरेंट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सको। देख लो, मैं कुछ रूल्स आपको दिखाता हूँ। एक रूल तो हमने यूज़ भी करा, आप रूल्स देख लो, आप कौन कौन से रूल याद रखोगे। तो कुछ रूल्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखते जाओ। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, लेट अस सपोज एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। देख लो, आपको एग्जैक्टली इन फंक्शंस को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, इन फंक्शंस को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। आप इंटीग्रेट इस कॉम्बिनेशन को करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, विद रिस्पेक्ट टू वाई नहीं यहां पे आ सकता है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो, यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑन विच योर फंक्शंस डिपेंड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहां पर आप इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू, जैसे डिफरेंशिएशन में किया था ना, डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग अलग फंक्शन को दिया था, वैसे ही इंटीग्रल ऑपरेटर आप अलग अलग फंक्शंस को देख सकते हो। स्टाइल देखो लिखने का क्या है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल, मैं यहां पे लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स और फिर यहां पर मैं dx लिख रहा हूं। देख लो, एफ ऑफ एक्स के साथ ये इंटीग्रल भी आ गया, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला पार्ट भी आ गया। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिर फर्दर देख लो, मैं प्लस माइनस लिख रहा हूं, ये बन जाएगा इंटीग्रल g ऑफ एक्स और यहां पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको बोलने का ही तरीका है ना ये। अगर मैं बोल रहा हूं दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो मैं बोल रहा हूं, ये dx वाला पार्ट यहां पे आ रहा है। तो ये चीज आपको कभी भी नहीं भूलना है, वरना आपको जीरो मिलेगा। इस किस चीज का आप टेक केयर करोगे। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। लेट अस सपोज मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं कांस्टेंट टाइम्स द फंक्शन। तो अगेन आप देख लो, ये d ऑफ x बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर k कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट और आप यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x चीजों को डील कर रहे हो, तो कांस्टेंट और इंटीग्रल का यहां कोई रिलेशन ही नहीं है। कांस्टेंट को आप यहां पर इंटीग्रल साइन के बाहर ले सकते हो। तो ये आपके पास क्या यहां पर बन जाएगा, इट इज इक्वल टू के, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। आप चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। मैंने यहां पर कांस्टेंट था ना, आप चेक कर लो, मैंने यहां पर इस कांस्टेंट को बाहर निकाला ना इंटीग्रल साइन के, मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाला ना इंटीग्रल साइन के। वही तो आप रूल की फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, यहां पर कांस्टेंट को बाहर निकालो और फिर इंटीग्रेट करो फंक्शन को, क्योंकि फंक्शन को इंटीग्रेट करना है आपको। सो इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितने हो गए, 2 रूल। चलो तीसरा रूल दिखाता हूं मैं, इंटीग्रल dx इट इज इक्वल टू, अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन आप यहां पर बहुत सारे याद रखते हो कि ठीक है इंटीग्रल dx है, d और इंटीग्रल को कैंसिल आउट करेंगे तो x आ जाएगा, वो भी सही है। बट मैं इसको लिख सकता हूं ना, इंटीग्रल x रेज पावर 0 इंटू dx। लिख सकता हूं ना इंटीग्रल x रेज टू द पावर 0 इंटू dx, बिकॉज एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1।
मुश्किल मत है कहीं पे। अब आप यहां पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैंने अभी बताया ना, मेमोराइज, कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी भी एक्स रेज टू द पावर एन वाले पार्ट को, एक्स रेज पावर एन का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं, एक्स रेज पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप लिखोगे इट इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 0 प्लस वन डिवाइडेड बाई 0 प्लस वन। तो अगेन इट इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू एक्स। तो मुश्किल मत है कहीं पे। तो इंटीग्रल dx जो आपके पास है, अगर आप इंटीग्रल और d को कैंसिल आउट भी करोगे वो भी चलेगा और आपका आंसर वापस क्या मिल रहा है, x। मगर आता कहां से है ये x, मैंने वो आपको दिखा दिया। चलो और एक पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। अगर मैं इंटीग्रल करूं कांस्टेंट टाइम्स dx, अगेन कांस्टेंट कहां जाएगा, वो तो बाहर जाएगा इंटीग्रेशन के, वो आपके पास k बाहर जाएगा, इंटीग्रल dx रह जाएगा। मैं बोल सकता हूं ना इट इज इक्वल टू k। अब ये वाला पार्ट तो अभी सॉल्व करा ना हमने x के बराबर, तो आप इसको k टाइम्स x लिख सकते हो। कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल। मैं इसको लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट with respect to a variable is equal to constant times the variable। कहने का मतलब अगर मैं यहां पर, चलो फिफ्थ पार्ट लिखता हूं, मैं लिखता हूं इंटीग्रल कांस्टेंट 6 लिखता हूं और यहां पर dy लिखता हूं। सो यू आर इंटीग्रेटिंग अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, you are integrating a constant with respect to y, you are integrating a constant with respect to a variable। integration of a constant with respect to variable is constant times the variable। constant क्या आपके पास है यहां पर 6, variable कौन सा है y, तो it will be 6y। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है आपके ये जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। चलो कंटिन्यू करता हूं, चलो कंटिन्यू मैं करता हूं, आप देखते जाओ। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सिंपल सा एग्जाम्पल यहां पे, इंटीग्रेट अंडर रूट एक्स प्लस एक्स होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने बहुत आसान सा एग्जाम्पल लिया ताकि एक बार थोड़ा समझ में आ जाए, और उसके बाद अगेन जो मैं इसका आंसर निकालूंगा मैं आपको लास्ट में कहूंगा कि इनकम्प्लीट है। तो फिर उस इनकम्प्लीट को जानेंगे कि वो इनकम्प्लीट क्यों है, और उसी के साथ हम वीडियो अपना जो है कंक्लूड करेंगे इंटीग्रेशन का। तो आप देखते जाओ यहां पर। अगर मैं पहले आपको बताऊं, देख लो इंटीग्रल पार्ट अपनी जगह पे, ये वाला पार्ट आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस ट्वाइस a इंटू बी, तो ट्वाइस अंडर रूट एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। और आप इस सारे को इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जरा स्टाइल देख लो लिखने का, इंपॉर्टेंट है कि आप स्टाइल समझो कि मैं लिख कैसे रहा हूं, तभी तो आप भी वैसे लिखोगे और आपको कोई गलती नहीं होगी। मैंने इन सारी टर्म्स को ब्रैकेट में यहां एनक्लोज कर दिया और एक कॉमन dx लिख दिया। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ऐसे करोगे ना, ये आगे जाके, बट अभी के लिए दिस इज इनअप्रोप्रिएट, अभी के लिए दिस इज इनअप्रोप्रिएट। ये तो लग रहा है कि ये dx इसका पार्ट है, इसका dx और इसका dx कहीं है ही नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं यहां पर रेड से इसको दिखाता हूं। तो आपको एक ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी है यहां पे। अब फर्दर देख लो, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा इंटीग्रल, आपको पता है स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास यहां पर x आ जाएगा, प्लस आपका x स्क्वायर है, फिर प्लस आपके पास ये ट्वाइस x रेज टू द पावर, इसको 1/2 लिख सकते हैं ना, और मल्टीप्लाई x करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। कहीं पे डाउट मत है। जरा अगला स्टेप देखते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ, मैं x को पहले x लिखता हूं फिर dx लिखता हूं। कहने का मतलब मैंने इंटीग्रेट, आराम से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर मैं ये इंटीग्रल एग्जैक्टली इसको भी देने वाला हूं, इसको भी देने वाला हूं और इसको भी देने वाला हूं, तीनों को ये वाला रूल यूज करने वाला हूं। तो पहला रूल यूज हो रहा है ना, तो देख लो यहां पर। अब मैं यहां पे इंटीग्रल x को भी दे रहा हूं, फिर प्लस आपके पास इंटीग्रल x स्क्वायर dx आ जाएगा, फिर प्लस आपके पास इंटीग्रल यहां पर 2 है, ये आपके पास बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, बेस सेम है तो आप x लोगे, पावर्स को ऐड करो, 1/2 प्लस 1 आपका 3/2 होता है, और ये आपके पास dx आ जाएगा। तो मैंने किसको यूज किया, मैंने रूल 1 को यूज किया। आप चेक कर लो, रूल 1 को मैंने यहां पे यूज किया। अब इंटीग्रेट करना है ना, अब इंटीग्रेट करना है तो यहां पर x का पावर 1 है,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1, बहुत आसान, एक्स रेज टू द पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। अब आपको फॉर्मूला याद रखनी है, तभी जाके तो फॉलो कर सकते हो इसको, वरना आप बोलोगे आया कहां से। मैंने सिंपली यहां पर यूज किया इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। बार बार इसको पढ़ते जाओ, ये इवेंचुअली आपको आराम से याद हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो फिलहाल के लिए तो ये आ गया, प्लस यहां पर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा, एक्स रेज टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। अब देख लो यहां पर ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, तो ठीक है कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। कौन सा रूल यूज किया मैंने यहां पे, मैंने ये वाला रूल यहां पे यूज किया, रूल 2 यूज हो गया ना। अब देख लो यहां पर मैं लिख सकता हूं +2 बाहर आ जाएगा। अब आपको यहां पर इंटीग्रेट किसको करना है, एक्स रेज टू द पावर 3/2 को आप लिखोगे एक्स रेज टू द पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन है, तो कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मैं फर्दर बोल सकता हूं ना, x²/2 प्लस आपका x रेज टू द पावर 3/3 प्लस आपका आ जाएगा 2x x रेज टू द पावर 5/2 होल डिवाइडेड बाई 5/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो आप इसको फर्दर लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू x²/2 प्लस आपका आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस आपका आ जाएगा 4 टाइम्स x रेज पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5, और ये आपका आंसर आ जाएगा। बट दिस आंसर इज इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट क्यों है, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगला जो यहां पर मैं लास्ट पार्ट लेने वाला हूं इस वीडियो में, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को समझेंगे कि उसका नीड क्या है, क्यों हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर इंट्रोड्यूस करना है, मैं आपको रियलाइज करा के रखूंगा। और इवेंचुअली आप किसी भी क्वेश्चन में फिर नहीं भूलोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मेंशन करना। तो चलो देखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की बात करने वाला हूं। ठीक है, अब समझो मैं क्या बोलने वाला हूं। लेट अस एज्यूम मैं यहां पर 2 फंक्शंस ले रहा हूं, x² + 2 और मैं और एक फंक्शन ले रहा हूं x²। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम f(x). तो मैंने फंक्शन लिया x² + 2 और मैंने फंक्शन लिया यहां पे x²। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं f(x) से। जरा f(x) को डिफरेंशिएट करते हैं। मैं डिफरेंशिएट यहां पे d/dx ऑपरेटर अप्लाई करने वाला हूं। तो डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, x² का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा, 2x के बराबर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर, तो आप प्लस यहां पर 0 कर दोगे। तो मुश्किल मत है कहीं पे। एक बार और, मैंने इस फंक्शन पर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई किया। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, x² का डिफरेंशिएशन 2x यहां पर और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, मुश्किल होना नहीं चाहिए। अब यहां पर मैं x² के साथ भी यही करने वाला हूं, मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू x। यहां सिर्फ x² है ना, x² का डिफरेंशिएशन किसके बराबर, वो 2x के बराबर है। तो मुश्किल मत है अभी तक कहीं पे। अब अगला स्टेप, मेरे पास ये फंक्शन अब नोन है, लेट दिस बी g(x). अगर मैं इस नोन फंक्शन को इंटीग्रेट करूं, अगर मैं g(x) को इंटीग्रेट करूं, मुझे क्या मिलेगा, f(x). यही होता है ना इंटीग्रेशन। आपने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, अब जिसकी डिफरेंशिएशन आपको यहां पर है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपको वापस ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं यहां पर इस फंक्शन को अब इंटीग्रेट करता हूं। मैं इस फंक्शन को यहां पर देख लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2x। मैं इस फंक्शन को 2x को यहां पर इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करने पे मुझे वापस ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए ना। सिमिलरली मैं इस फंक्शन को भी यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे अगेन मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन। यही है ना कॉन्सेप्ट हमारा इंटीग्रेशन का। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। मैं इंटीग्रेट यहां पर 2x करता हूं, बट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। अब आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। सिमिलरली यहां पर भी मैं इंटीग्रेट 2x को करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पर मुश्किल होना नहीं चाहिए कहीं पे। अब समझो, आपका इंटीग्रेशन में 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर x dx पर रह जाएगा। आपका 2 अपनी जगह पर है। इंटीग्रेशन ऑफ x कैसे लिखोगे, x रेज टू द पावर 1 है ना ये, तो आप लिखोगे x रेज पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1।
मुश्किल मत है कहीं पे। अब फर्दर देख लो, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू 2i, ये बनेगा ना एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आपका 2 और 2 यहां पर क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिल रहा है आपको एक्स स्क्वायर मिल रहा है आंसर में। तो देखते जाओ आप देखते जाओ, यहां पर मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं। यहां पर भी अगर मैं बात करूं, यहां पर भी इंटीग्रेशन है ना 2x विद रिस्पेक्ट टू x, आप 2 को क्या निकालोगे बाहर, तो देख लो मैंने 2 को बाहर निकाला, ये इंटीग्रेशन x dx रह जाएगा ना। अब जरा देख लो 2 बाहर है, यहां पर x रेज पावर 1 है, x रेज पावर 1 का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, x रेज टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। मैं इसको लिख सकता हूं ना 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर। मुश्किल मत है कहीं पे। एक बार और, मेरे पास फंक्शन यहां पर भी था, यहां पर भी था, इसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे नया फंक्शन मिला, यहां पर इसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे नया फंक्शन मिला। इन फंक्शंस को अगर मैं इंटीग्रेट अब करूं ना, मुझे वापस मिलना चाहिए ओरिजिनल फंक्शन, बिकॉज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने इस फंक्शन को भी इंटीग्रेट किया, इस फंक्शन को भी इंटीग्रेट किया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मुझे एक्स स्क्वायर मिला, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मुझे एक्स स्क्वायर मिला। ये एक्स स्क्वायर सेम है ना, सेम तो बिल्कुल सही, ये पूरा करेक्ट यहां पे गया, पूरा करेक्ट इसलिए क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 2x मिला, 2x को इंटीग्रेट करने पे वापस क्या मिला, एक्स स्क्वायर, ओरिजिनल फंक्शन। बट यहां पर क्या हो गया, यहां पर मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 था। और आपने देखा कि जब आप डिफरेंशिएट करते हो, आपका यहां पर कांस्टेंट टर्म वैनिश हो रहा है, हुआ ना वैनिश, और फर्दर इंटीग्रेट करने पे सिर्फ आपको एक्स स्क्वायर मिला, ये कांस्टेंट आपको नहीं मिला। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन जो है वो कांस्टेंट को वैनिश कर देता है, इंटीग्रेशन से वो कांस्टेंट आप वापस बाहर नहीं निकाल सकते हो। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्जैक्टली इस कांस्टेंट को वापस हासिल नहीं कर सकते हो डिफरेंशिएशन से, तो इंटीग्रेशन में आप इस कांस्टेंट का प्रोविजन रखते हो। प्रोविजन का मतलब, अब यहां पर जैसे मैंने इंटीग्रेट किया ना सारे फंक्शन को, पूरा इंटीग्रेट कर दिया, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं लास्ट में एक कांस्टेंट खुद से इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं यहां पर प्लस सी लिख दूंगा। ये जो मैंने कांस्टेंट यहां पे सिंपली यहां पर आंसर में लिख दिया लास्ट में, ये कांस्टेंट क्या करेगा, ये प्रोविजन वहां पे रखेगा कि ठीक है, अगर कुछ कांस्टेंट आपका डिफरेंशिएशन से वैनिश हुआ होगा, उसको आप निकाल सकते हो कुछ मेथड से, वो मेथड से निकालने के बाद आप उसको यहां सी की जगह पुट कर सकते हो। दिस इज द प्रोविजन कि हां, अगर कांस्टेंट होगा तो आप उस कांस्टेंट को निकाल दो। कैसे निकालोगे, आप बाउंड्री कंडीशंस यूज करते हो। अगेन बाउंड्री कंडीशन ज्यादा यूज हो जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो वहां पर मैं एग्जैक्टली कुछ ना कुछ पार्ट आपको दिखाऊंगा, बट अभी तो बहुत टाइम है वहां तक। बट वहां पर आप कुछ ना कुछ पार्ट देखोगे कि जिस तरीके से हम इस कांस्टेंट को भी इवैल्यूएट करेंगे। तो याद रखो कि डिफरेंशिएशन में जो आपका कांस्टेंट होता है वो वैनिश हो जाता है। तो आप क्या करते हो, आप इंटीग्रेशन में अपना एक कांस्टेंट ऐड कर देते हो हर एक इंटीग्रेशन के बाद, और वो कांस्टेंट जो आप ऐड करते हो ना, इट कीप्स द प्रोविजन कि अगर आपके डिफरेंशिएशन ने, अगर आपके डेरिवेटिव ने किसी कांस्टेंट को वैनिश करा होगा, बाउंड्री कंडीशंस को इवैल्यूएट करोगे, वहां से उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालोगे, वो यहां पर सी की जगह पर ऐड करोगे। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहां पर अब इंटीग्रेट कर रहा हूं ना इसको, मैं एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस सी यहां पर, and this c here is constant of integration, and this c here is constant of integration। यहां पर भी आप c लगाओगे, This c here is constant of integration। अब जरा खुद देख लो, यहां पर c का वैल्यू 2 है, बाउंड्री कंडीशन से आप 2 ही निकालोगे। अगर ना बाउंड्री कंडीशन यूज करोगे, अब आप सोचोगे बाउंड्री कंडीशन क्या है, अभी वो समझ में नहीं आएगा, वो आगे न्यूमेरिकल्स में समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए आप अगर इसी इक्वेशन पर अगर आप बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई वगैरह करोगे, आप देखोगे c का वैल्यू 2 आएगा, वो 2 यहां सब्स्टिट्यूट करने पे ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। यहां पर अगर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे, मतलब अभी तो आपको पता नहीं है, मगर जब करेंगे हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई इस पूरे यहां पर फंक्शन पे, तो आप देखोगे c का वैल्यू 0 आएगा। 0 लगाने पे यहां पर आपको वापस क्या मिलेगा, आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो कहने का मतलब, जब भी इंटीग्रेट करोगे ना, वहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c जो है, उसको वहां पर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो एक बार, अब समझो, आराम से देखते जाओ। अगर मैं आपको बोल रहा हूं इंटीग्रेट x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, आप सीधे इसको लिख दोगे, इट इज इक्वल टू x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, मगर आपको प्लस c करना पड़ेगा। हियर द c रिप्रेजेंट्स द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
और जो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये प्रोविजन रखता है कि अगर आपका कांस्टेंट डिफरेंशिएशन की वजह से अगर या डेरिवेटिव लेने की वजह से अगर आपका कांस्टेंट वैनिश हुआ होगा, बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके आप उस कांस्टेंट को निकाल सकते हो और वही कांस्टेंट आप ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो दिस इज द प्रोविजन कि आप का कोई कांस्टेंट मत वैनिश हुआ होगा ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, क्योंकि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। जरा कुछ फॉर्मूले देखते हैं, डिफरेंशिएशन की कुछ फॉर्मूले देखते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे जनरेट कर सकते हो डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले से। देख लो, आपको पता है यहां पे कि जो डिफरेंशिएशन आपके पास है डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1, ये किसके बराबर आप लिखोगे? इट इज इक्वल टू, आप यहां पर सिंपली पावर डाउन करते हो ना, तो आप लिखोगे यहां पे n प्लस 1, फिर आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, यही होता है ना। और यहां पर आपके पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आप मल्टीप्लाई करते हो इस फंक्शन की इंटरनल डिफरेंशिएशन के साथ। अगर आप इस फंक्शन की इंटरनल डिफरेंशिएशन लोगे, ए एक्स का आपका डिफरेंशिएशन ए आ जाएगा और बी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो आप यहां पे इसको ए से मल्टीप्लाई करते हो। अब जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा वही इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, नहीं आता है, प्रीवियस सारे वीडियोस आप डिफरेंशिएशन पे देख लो, आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आराम से देखते जाओ। यहां पर मैं लिख सकता हूं ना इट इज इक्वल टू, ये आपके पास n प्लस 1 है और यहां पर मैं लिख सकता हूं ना ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई ए। मुश्किल मत है कहीं पे। अब जरा समझो, यहां पर मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1, इट इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं ना a टाइम्स n प्लस 1 और यहां पर आपके पास है ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n। चीजों को समझो, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है, लास्ट में आप रिजल्ट को आराम से याद कर लोगे। अब देख लो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बोलने वाला हूं। इस dx को आप यहां पर ट्रांसपोज कर दो, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1, मगर इसका डिफरेंशियल आप ले रहे हो, आप बस dx को ट्रांसपोज कर रहे हो, तो इट इज इक्वल टू a टाइम्स n प्लस 1, यहां पर आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n और यहां पर इस dx को यहां ट्रांसपोज कर दोगे तो ये dx आ जाएगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस ट्रांसपोजिशन ऑफ dx आपका जरूरी होता है। जरा फर्दर देख लो, आप फर्दर देखते जाओ, यहां आप फर्दर देखते जाओ यहां पे, तो मैं बोल सकता हूं कि आपके पास ये जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को आप यहां डिनोमिनेटर में ले जाओ, मुश्किल मत है। अब जरा देख लो, आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई a टाइम्स n प्लस 1, फिर आपके पास आएगा डिफरेंशियल ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1 और आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड से क्या करने वाले हो? इंटीग्रेट। अब आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, इस पे इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली यहां पर इंटीग्रेशन लगा दो, यहां पर भी इंटीग्रेशन लगा दो। इंटीग्रल और d आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करेंगे ना। मैं कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1। आप देख लो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पे, तो आप यहां पे सीधे क्या लिख रहे हो? ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1, डिवीजन में क्या लिखोगे? डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और मल्टीप्लाई करोगे ना 1 डिवाइडेड बाय a से। ए क्या था? इंटरनल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आप इंटरनल डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हो, इंटीग्रेशन में आप देखते हो कि आपको इंटरनल डिफरेंशिएशन को डिनोमिनेटर में लेना होता है, डिवाइड करना होता है। यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और बोलता हूं, पेन डाउन कर लो कि इंटीग्रेशन में आप इंटरनल डिफरेंशिएशन जो है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हो, उसको डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई नहीं करते हो। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो मैं और एक बार कहूंगा यहां पे कि फंक्शन के इंटरनल डिफरेंशिएशन को डिवाइड करना है, ना कि मल्टीप्लाई। इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में क्या करते हो? आप मल्टीप्लाई करते हो अपने फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एफ ऑफ एक्स से, इंटरनल डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हो। यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगेन आप इसको मेमोराइज करोगे। तो मैंने अभी तक दो रिजल्ट दिखाए, एक रिजल्ट ये था, दूसरा रिजल्ट ये है, मगर ये रिजल्ट अभी भी इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने यहां पर प्लस सी नहीं लिखा।
अब ये कंप्लीट हो गया। तो प्लस सी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको आप नहीं भूल सकते हो। जरा कंटिन्यू करता हूं मैं। तो यहां पर फिलहाल के लिए ये तो पहला फॉर्मूला है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। अभी तक मुश्किल मत है, चलो तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। आपको पता है ना डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर है आपका, कॉस एक्स। आप dx को यहां पर ले जाओ तो डिफरेंशियल ऑफ साइन इट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लो। आपको पता है कि डिफरेंशियल ऑफ साइन को जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरा साइन मिलेगा ना, तो आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या ये सही है? अभी सही नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं है, आपको यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके पास है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इट इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। आप देख लो, एक भी रिजल्ट में आपको नहीं बोल रहा हूं कि याद रखो, मैंने इनको डिराइव किया एक एक करके, बस आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो अगेन आप इसको मेमोराइज करो, इसको आप मेमोराइज करो, इवेंचुअली चीजों पे होल्ड आ जाएगा। चलो कुछ और रिजल्ट्स देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स। इस नेगेटिव को यहां ट्रांसपोज करो और dx को यहां ट्रांसपोज करो, तो आपका माइनस डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स जो है ये आ जाएगा साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे पता है ना कि आंसर को किस स्टाइल में लिखना है, तो मैंने डायरेक्टली बोला dx को ट्रांसपोज करो, माइनस को ट्रांसपोज करो, वरना आप आगे जाके भी ट्रांसपोज कर सकते थे। अगला स्टेप आपका माइनस तो वहीं रहेगा, इंटीग्रल आप डिफरेंशियल ऑफ कॉस एक्स पे लगाओ, ये किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस वाले पार्ट को मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इट इज इक्वल टू, आपका डी और इंटीग्रल एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस कॉस एक्स रहेगा, तो माइनस कॉस एक्स लिख दोगे, मगर साथ साथ में प्लस सी भी लिख दोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन अगर मैं बात करूं, इट इज माइनस कॉस। अगेन यू हैव टू मेमोराइज इट। चलो यहां पर फिफ्थ पार्ट में बात करता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इट इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। यही होता है ना। तो आप देख सकते हो कि अगेन मैं यहां पे डिफरेंशियल ऑफ टैन एक्स लिख सकता हूं, इट विल बी इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मैंने किया क्या, यहां पे डी एक्स को डायरेक्ट ट्रांसपोज करा। तो अब आपको बन रहा होगा आइडिया कि करना क्या है। अगेन अगला स्टेप क्या होगा कि मैं इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ टैन एक्स लेने वाला हूं, और एक किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस वाले पार्ट को मैं यहां राइट साइड पे लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये पार्ट एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू tan x प्लस सी। ये बहुत बहुत आसान है। चलो अगला रिजल्ट देखते हैं। आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इट इज इक्वल टू माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स। अब आपको खुद आइडिया बन गया होगा कि आप नेगेटिव को भी ट्रांसपोज करोगे, dx को भी ट्रांसपोज करोगे, तो नेगेटिव डिफरेंशियल cot x किसके बराबर आ जाएगा, कोसेक्स स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड से क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। मैं देख लो नेगेटिव इंटीग्रेट करके बाहर रख रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव को आप -1 लिख सकते हो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर रह रहा है। तो फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पे, आपका यहां पर ये वाला पार्ट मैं लिख सकता हूं, इंटीग्रल कोसेक्स स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इट इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करेंगे, तो माइनस कॉट एक्स फिर प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन आ रहा है, इसको आप मेमोराइज करोगे। चलो सेवेंथ पार्ट देखता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इट इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अगेन आप dx को ट्रांसपोज कर दो, आप लिखोगे डिफरेंशियल ऑफ सेक एक्स इट इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू डी एक्स। दोनों साइड से इंटीग्रल करो, यहां पर अगेन ये नलिफाई हो जाएगा, तो आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका बन जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इसको मेमोराइज करना है।
तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। और एक देखते हैं, आप आराम से देखते जाओ। एट्थ वाला पार्ट, अगर मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, अब आपको पता है इट इज माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। आप याद कर सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ सी फंक्शंस वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। कॉस नेगेटिव लगाना है, कोसेक नेगेटिव लगाना है, कॉट नेगेटिव लगाना है, तो वो मैंने पहले ही बोला हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस वीडियोस, प्लीज आप डिफरेंशिएशन के वीडियोस चेक करो। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। नेगेटिव को यहां ट्रांसपोज करोगे, dx को यहां ट्रांसपोज करोगे, तो माइनस डी कोसेक एक्स इट इज इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स टाइम्स डी एक्स। अब दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लो, माइनस इंटीग्रल डी कोसेक एक्स इट इज इक्वल टू इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो आप यहां पे सिंपली लिख सकते हो ना, इंटीग्रल कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इट इज इक्वल टू, ये नलिफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस आप कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दोगे। तो 8 रिजल्ट मैंने कहे। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। 9th रिजल्ट, अगर मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन एक्स, आप बोलते हो ना 1/x, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देख लो मैंने कितना वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। अब थोड़ा तो आप रियलाइज करोगे ना कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो देख लो, यहां पर मैं लिख सकता हूं ना डिफरेंशियल ऑफ लॉन एक्स इट इज इक्वल टू 1/x टाइम्स dx। मुश्किल मत है कहीं पे। जरा फर्दर एक बात करते हैं, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि अगर आप इंटीग्रेट करोगे d ln x को, यहां आ जाएगा ना इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x। मुश्किल मत है कहीं पे। अब समझो यहां पर आपका ये पार्ट नलिफाई हो जाएगा, तो इंटीग्रल 1/x dx जो आपके पास है ये ln x प्लस c होने वाला है। इसको भी आप मेमोराइज करोगे। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं दिखाता हूं, आप देखते जाओ। अगर किसी को हम, क्योंकि अभी तो मैंने दिखाया आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आपका किसके बराबर ln x प्लस c होता है, बट अगर हम किसी को इस तरीके से देते हैं क्वेश्चन, आप आराम से देखना। अगर फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन को इस तरीके से पुट करूं कि आप इंटीग्रेट करो x रेज पावर -1 विद रिस्पेक्ट टू x। जल्दबाजी में आप क्या करते हो, आप करते हो x रेज पावर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1। यही है ना फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n किसके बराबर, x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहां n का वैल्यू क्या है, -1। तो अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इट इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, कहने का मतलब n प्लस 1 इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना, ये आपका नॉट डिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिनोमिनेटर में आपका 0 नहीं आ सकता है, तो कहने का मतलब ये है कि n का वैल्यू जो है वो -1 नहीं हो सकता। तो आप जल्दबाजी में लिखते हो x रेज पावर -1 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 प्लस 1, ये बन जाता है x रेज पावर 0/0। इट इज सिंपली आप नॉट डिफाइंड या नॉट डिटर्मिनेंट को, क्योंकि इस क्लास के लिए मैं दोनों को अलग अलग से यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं करना चाहता हूँ, छोटी क्लास है इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये नॉट डिफाइंड फॉर्म या नॉट डिटर्मिनेंट फॉर्म आपके पास आ रहा है। तो अगेन जब भी x रेज पावर -1 की बात होगी ना, आप इसको पहले इस स्टाइल में कन्वर्ट किया करो, इंटीग्रल 1/x dx, और फिर ये सीधे किसके बराबर आ जाएगा, ln x प्लस c के बराबर। जरा एक और एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं इंटीग्रल 1/2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x, x का पावर कितना यहां पर है, x का पावर कितना है 1, कहने का मतलब डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन है। जब भी आपके इंटीग्रेशन में इस स्टाइल का क्वेश्चन होगा कि सच दैट x आपका यहां पर उसका जो पावर है वो 1 के बराबर होगा, डिनोमिनेटर में आपका लीनियर फंक्शन होगा, आप इसको सीधे लिखोगे इट इज इक्वल टू ln, जो भी डिनोमिनेटर में है ना वो ln का आर्ग्यूमेंट बना दो 2x प्लस 3। मगर आपको तो पता है ये तो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन में आपको इंटरनल डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना होता है। इंटरनल डिफरेंशिएशन तो इस फंक्शन का लेंगे ना, तो इसको डिवाइड करोगे d/dx 2x प्लस 3 से, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज ln ऑफ 2x प्लस 3
डिवाइडेड बाई 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो डिवाइडेड बाई 2, मगर लास्ट में क्या लिखोगे प्लस सी लिखोगे। यहां पर जरूरत नहीं है लिखने की, लास्ट में मगर प्लस सी लिखा करो, बिकॉज इट विल प्रोवाइड द प्रोविजन कि आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी कांस्टेंट को यहां पे। तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, स्टाइल को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। एक दो रिजल्ट और है और कंक्लूड करेंगे। अगर मैं आपको यहां पे और एक रिजल्ट बताऊं, तो 10th वाला रिजल्ट अगर मैं बताऊं, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x इट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। इस dx को ट्रांसपोज करो तो डिफरेंशियल ऑफ e रेज पावर x आपका बन जाएगा e रेज पावर x इंटू dx। दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लो, आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज इक्वल टू, ये नॉलिफाई करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, तो e रेज पावर x प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगेन। सो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मेमोराइज करोगे। तो अराउंड 10 रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए, अराउंड 10 रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स आप एक ही जगह पे फिर लिखोगे और इनको बार बार आप रिपीट करते रहोगे। ये तो पहला एग्जैक्टली लेक्चर है इंटीग्रेशन का, बहुत सारे लेक्चर्स अभी आने वाले हैं, 4 से 5 लेक्चर्स अभी और आने वाले हैं। तो वो लेक्चर्स क्या करेंगे, वो आपके इंटीग्रेशन के पार्ट को बहुत बूस्ट और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा किसी को इस लेक्चर में। आज के लिए यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टेक केयर।